हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेट में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है सबसेट। ठीक है, सो हम लोग आज सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, सबसेट क्या है। ठीक है, सो सबसेट नाम से ही पता चल रहा है ना, सेट के आगे सब वर्ड लगा हुआ है, यानी कि सेट का जो पार्ट है वो क्या, एक सेट का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, सबसेट है ना। सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है, मान लीजिए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी डी, है ना। ठीक है, अब एक दूसरा सेट ले रहे हैं बी, और इसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट है बी एंड सी। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जो बी का एलिमेंट, बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है बी और सी, ये दोनों का दोनों एलिमेंट ए के अंदर है। तो हम बोल सकते हैं जो बी जो है ए सेट का सब है, पार्ट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दिस विल बी द स्टेटमेंट वी विल यूज इन सेट थ्योरी। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट है तो हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, जो पार्ट है जो सेट, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि वो जो सेट है वो बी इज अ सबसेट ऑफ ए है ना। अब एक और एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज ए मान लीजिए है, मान लीजिए है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब बी एक दूसरा सेट ले रहे हैं, मान लीजिए इस केस में हम बी ले रहे हैं 0 1 2 3। अब आप देखिए कि बी के ये तीन एलिमेंट तो इसके पार्ट हैं, बट ये 0 इसका पार्ट नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, पूरा का पूरा एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ये हम बोल सकते हैं, है ना। तो सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो अब मान लीजिए कि कोई सेट किसी का सबसेट है, मान लीजिए एक्स है यहाँ पे, और एक्स है मान लीजिए कि एक्स वाई जेड है ना, और y है मान लीजिए, ये है मान लीजिए y और z है। तो अब आप देखिए कि y का जितना भी एलिमेंट है ये दोनों के दोनों x के अंदर है। तो हम बोलेंगे y इज अ सबसेट ऑफ x। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, y इज अ सबसेट ऑफ x। वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट, है ना। सो अब सेट पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हम लोग बहुत सारे सिंबल यूज़ करते हैं। इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखने से हम लोग बचते हैं, बिकॉज इन सेट वी हैव लॉट ऑफ सिंबल। सो इस स्टेटमेंट में जो सबसेट है इसके लिए हम लोग क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, यानी इस पूरे पार्ट को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये सिंबल से। सो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, y इज अ सबसेट ऑफ x। अगर ऐसा सिंबल लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नंबर में ना इसकी तरह है, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, 1 इज लेस देन 2। तो देखिए जो शार्प वाला पार्ट है, वो कॉर्नर वाला पार्ट वो छोटे की ओर है, जो ओपन माउथ है वो 2 की ओर है। इसी तरह देखिए जो ओपन माउथ है, जो बड़ा वाला सेट है उसकी तरफ है, और जो स्मूथ वाला पार्ट है, जो सेट छोटा सेट है जिसके एलिमेंट एक्स के अंदर लाई कर रहे हैं, उसकी तरफ है ना। तो आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत नोटेशन में अंतर नहीं आएगा, देखिए, है ना। इसमें हम तब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, सिर्फ जो पढ़ने का टाइप होगा ना वो चेंज हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वैसे ही पढ़ेंगे। हम इसको बोल सकते हैं y इज द सबसेट ऑफ x। हम लोग इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, x इज अ सुपर सेट ऑफ y। और ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, y इज सबसेट ऑफ x। ये दोनों स्टेटमेंट सेम मीनिंग कंटेन करता है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। x इज अ सुपर सेट ऑफ y और y इज अ सबसेट ऑफ x, ये दोनों नोटेशन जो है आपका सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि अगर x जो है वो दूसरी तरीके से ले रहे हैं, x मान लीजिए y का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि जो x का एलिमेंट है, x के अंदर अगर कोई एलिमेंट है एक, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट a विल ऑल्सो बिलोंग्स टू y। हम मैथमेटिकली ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, क्यों, x का जितना भी एलिमेंट है वो y के अंदर है। अब अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट a बिलोंग्स टू x, तो हम बोल सकते हैं ना कि a जो होगा वो y के अंदर भी होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का आगे हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझना है कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक एलिमेंट हम लेंगे छोटे सेट के अंदर, तो वो एलिमेंट जो होगा वो बड़े सेट के अंदर भी होगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, आपकी बुक में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या है स्टेटमेंट, कि अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सपोज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a,
और आपने दिखा दिया कि y भी x जो है वो a के अंदर b के अंदर है, तो इसका मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप लेके चल रहे हैं x बिलोंग्स टू a और मैं दिखा दूँ बाई सम कैलकुलेशन कि x जो है वो b के अंदर भी है, तो हम बोल सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। इसी तरह हम दूसरा स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मान लीजिए y बिलोंग्स टू b है और अब बाई सम कैलकुलेशन वी कैन शो दैट कि y जो है वो a के अंदर भी है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो b है वो a का सबसेट है। तो अब अगर पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा वाला सेट पहले वाले सेट का सबसेट है, तो इस फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या होंगे, बराबर। ऐसा तभी होगा जब दोनों सेट बराबर होंगे, ठीक है। अगर a भी b का सबसेट है और b भी a का सबसेट है, तो हम बोलेंगे कि a और b क्या है, इक्वल है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसेट का नोटेशन तो हम लोगों ने देख लिया ना, a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना। इसका क्या मतलब है, अगर a कैपिटल A के अंदर है तो हम बोल सकते हैं a जो है वो b के अंदर भी है। ये स्टेटमेंट हमने अभी डिस्कस किया था और इस नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज, है ना। सो इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, दिस इम्प्लाई व्हाट, a बिलोंग्स टू a इम्प्लाई a बिलोंग्स टू b ऑल्सो, है ना। अगर a b का सबसेट है तो a के अंदर अगर एक एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं a b के अंदर भी होगा, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा नोटेशन भी देखिए कि अगर हम बोल रहे हैं a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोटेशन दिया हुआ है, देखिए डबल इम्प्लाई है, इधर से भी है और इधर से भी। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ। इसका मतलब दोनों तरफ से ट्रू है। a अगर b का सबसेट है और b अगर a का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं a इक्वल टू b। उसका उल्टा भी, अगर a और b बराबर है तो हम बोल सकते हैं a जो है वो b का सबसेट है और b जो है वो a का सबसेट है। इसीलिए ये दोनों तरफ से ट्रू है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ इफ़ एंड ओनली इफ समझने के लिए, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ एक मैथ्स में इम्पॉर्टेंट टूल है स्टेटमेंट को लिखने का। जैसे आप क्लास 9th में बहुत सारे थ्योरम पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको इफ़ एंड ओनली इफ समझा दे रहा हूँ। सपोज इफ opposite side of a quadrilateral, opposite sides of a quadrilateral are equal, then quadrilateral is a parallelogram, then quadrilateral is a parallelogram। एक स्टेटमेंट ये था ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ना, इफ यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, इफ एंड देन। जो स्टेटमेंट यूज हुआ है इफ एंड देन, यहाँ पे देखिए इफ एंड देन। देखिए इफ के पहले, इफ के साथ एक स्टेटमेंट है और देन के बाद एक स्टेटमेंट है। यहाँ भी देखिए इफ के बाद एक स्टेटमेंट है और देन के बाद एक स्टेटमेंट है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए दोनों में ये इंटरचेंज हो गया है और ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ, डबल इफ लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो देखिए दो स्टेटमेंट को हमने कंबाइन करके लिख दिया ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इफ एंड ओनली इफ हम कब यूज कर सकते हैं, जब दोनों पार्ट ट्रू। इफ देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट ट्रू है ना, अगर पैरेललोग्राम, अगर अपोजिट साइड इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम होगा और अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये इफ एंड ओनली इफ जो है मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट टूल है। आपके सिलेबस में इस साल डिलीट कर दिया गया ये टॉपिक, बट फिर भी मैंने ये डिस्कस कर दिया है, ठीक है।
सो इसको ध्यान रखिएगा, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों पार्ट ट्रू है, ठीक है। पहले वाला अगर ट्रू है तो दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है तो पहले वाला भी सही है। बट ये हमेशा इफ़ एंड ओनली इफ सब में आप नहीं लगा सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिसमें वन साइड ही ट्रू होता है, दोनों साइड ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज सबसेट, ठीक है। और अभी जो हमने पढ़ा, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्वल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप देखिए कि सबसेट के कॉन्सेप्ट को आप जो प्रीवियसली पढ़ रखा है वहाँ, उसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो नेचुरल नंबर है वो एक सेट है, इंटीजर वो भी एक सेट है, रेशनल नंबर है ये भी एक सेट है, और रियल नंबर ये भी एक सेट है। तो अब आप देखिए कि कोई किसी का सबसेट है या नहीं। यस, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट जेड में है, तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ जेड। इसी तरह जेड के सारे एलिमेंट जो हैं सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, सो जेड इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। इसी तरह सारे रेशनल नंबर के एलिमेंट रियल नंबर में होते हैं, तो रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब इन तीनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि बिकॉज नेचुरल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर, इंटीजर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इंटीजर इज ऑल्सो रियल नंबर, है ना। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। हम ये ऑर्डर लिख सकते हैं और ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर भी होता है, नेचुरल नंबर जो होता है रेशनल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर जो होता है रियल नंबर होता है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इन तीनों में हैं, तो नेचुरल नंबर इन तीनों का सबसेट है ना। सो ये ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे सबसेट में, ठीक है। सो सबसेट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके और बताया हुआ है, ठीक है। देखिए सुपरसेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो सुपरसेट के कॉन्सेप्ट में मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। जैसे रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर का सुपरसेट है। ये स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ देख लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट हम लोग सबसेट के लिए हमेशा ट्रू है। पहला क्या ट्रू है स्टेटमेंट, देखिए हमने कल ये नोटेशन पढ़ा था, एम्प्टी सेट का नोटेशन है। सो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट है, देखिए ए के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। क्यों, एम्प्टी सेट तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है खुद का सबसेट होता है। ये स्टेटमेंट में हम लोग खुद से दे सकते हैं, क्यों, इसके सारे के सारे एलिमेंट तो अब खुद में होंगे ही होंगे ना, तो हम बोल सकते हैं ना ए इज अ सबसेट ऑफ ए के बराबर है, बट हम ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि ए का सबसेट है, ठीक है। क्योंकि सबसेट के डेफिनेशन में क्या था, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो वो उसका सबसेट होगा, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, हम बोल सकते हैं। सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। सो इसके बेसिस पे हम एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई इटसेल्फ। फाई जो है वो फाई का भी सबसेट है, ये हम हमेशा दे सकते हैं, है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीन स्टेटमेंट ना सेट पे डिपेंड नहीं करता, आपका सेट कैसा भी हो उससे ये उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट इन जनरल हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब इसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और डेवलप करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल चलिए मैं पहले कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ। 1 2 3 है, तो हम नहीं बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल से ये समझाया, बट ये ए कुछ भी हो ये हमेशा ट्रू है। इस तरह हम बोल सकते हैं 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, है ना, 5, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो किसी भी सेट का सबसेट होगा ऑलवेज, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अब आगे बढ़ाते हुए ना, एक सुपर सेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोपर सबसेट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगेन मैथ्स में, ठीक है। प्रोपर सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए, हमने एक पढ़ा सबसेट, दूसरा पढ़ा सुपर सेट, और तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्रोपर सबसेट, ठीक है। प्रोपर सबसेट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो
प्रॉपर सबसेट। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ना आपस में कोरिलेटेड है। अभी हमने देख लिया सबसेट और सुपरसेट में क्या रिलेशन है, हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट क्या है वो समझिए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है मान लीजिए 1 2, तो यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हम लोग इसके साथ एक स्टेटमेंट और भी दे सकते हैं। क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? इस एक स्टेटमेंट तो हो गया बी इज अ सबसेट ऑफ ए, हम लोग एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हम लोग ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? जो बी जैसे ए का सबसेट है ना, तो बी ए में कुछ ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर है। अब जैसे ए मान लीजिए 1 2 3 है और बी जो है वो भी 1 2 3 है, तो हम बोल सकते हैं ना बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ, हम लोग ये स्टेटमेंट दे सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बट हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है। बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये हम लोग बोल सकते हैं बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, कुछ एलिमेंट ऐसे जो बड़ा वाला सेट है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ए बड़ा वाला सेट माना, तो ए में कुछ ऐसे एलिमेंट मिलने चाहिए जो बी के अंदर नहीं है, बट इसमें क्या है ना पूरा का पूरा एलिमेंट ही सेम है। इसके पहले वाले एग्जांपल में हम क्यों बोल सकते थे जो बी है प्रॉपर सबसेट है, बी में 1 2 है और ए में भी 1 2 है, बट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 3 है जो कि बी में नहीं है, इसलिए बी जो है वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, ए जो है वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है बी को। बट इसमें क्या है ना, ए प्रॉपरली कंटेन कर रहा है बट दोनों में एलिमेंट सेम है, तो हम प्रॉपर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए था। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 होता ना, तो हम बोल सकते थे बी इज, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 होता बी में ए में, तो हम बोल सकते थे बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि बी ए और बी दोनों इक्वल है, तो हम नहीं बोल सकते हैं बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। वी कैन ओनली मेक दैट ओके बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट भी इजी था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है। चलिए हम लोग बुक में भी देख लेते हैं आपकी बुक में क्या है, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए ए जो है वो बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। और बी इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लीजिए अब एक और नोटेशन आ रहा है हमारे पास, देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग क्या है कि नोटेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है, और हर नोटेशंस का मीनिंग आपको याद रखना है। अब मान लीजिए जैसे ए है मान लीजिए 1 2, बी है मान लीजिए 3 2। अब यहाँ पे ना तो ए बी का सबसेट है ना तो बी ए का सबसेट है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नॉट सबसेट है तो जो सबसेट का नोटेशन है उसको क्रॉस अगर कर देंगे तो ये नॉट सबसेट का नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नॉट सबसेट का मतलब क्या है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से नॉट अ सबसेट है तो उसका नोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए नॉट सबसेट का नोटेशन यूज़ किया है, नॉट सबसेट का क्या मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज नॉट सबसेट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेट को और आगे बढ़ाते हैं, एक टाइप ऑफ सेट और पढ़ते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट, है ना। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है ना, सिंगलटन यानी सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक सेट जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। बी मान लीजिए ए है तो ये भी एक सिंगलटन सेट है, सी मान लीजिए 100 है, ये भी एक सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन क्या होगा, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट, ठीक है। सो ये टर्म आपके बुक में यूज किया हुआ है सिंगलटन सेट, देखिए। सो सिंगलटन सेट क्या है, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट,
ठीक है। सो सिंगलटन सेट का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है। अब देखिए सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, तो अभी हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, अभी हमने नोटेशन वाइज देखा था, ठीक है। और ये हमने अभी देखिए ऑलरेडी पढ़ रखा था, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे एक नंबर जो हमारा मिसिंग हो रहा है अभी तक जो हमने पढ़ा है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर है जो ना तो रेशनल नंबर है, ना तो नेचुरल नंबर है, ना तो इंटीजर है। बट रेशनल नंबर के लिए यहाँ पे एक नोटेशन यूज किया है टी जस्ट देखिए टी को हम इरेशनल नंबर है ना, तो इरेशनल नंबर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x such that x belongs to real number but x does not belongs to रेशनल नंबर। देखिए आप रिकॉल कीजिए क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? इरेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट रेशनल। जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। सो देखिए टी x belongs to real number but x does not belongs to rational number, so all real number which is not rational is called as irrational number। तो इसके लिए यहाँ पे एक नोटेशन यूज किया है टी। अब आप ऑब्जर्व कीजिए टी जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि सारे रियल नंबर तो रेशनल और इरेशनल को कंटेन करते हैं ना। तो ये टी जो है जनरल नोटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप टी कहीं भी यूज़ कर देंगे तो टी का मतलब रेशनल नंबर है। जैसे एन यूज़ करते हैं तो एन का मतलब नेचुरल नंबर है, जेड यूज़ करते हैं तो जेड का मतलब इंटीजर है, क्यू यूज़ करते हैं तो क्यू का मतलब रेशनल नंबर है। बट ऐसा जनरल नहीं है, आप टी कहीं भी यूज़ कर दें तो ऐसा नहीं है कि टी का मतलब इरेशनल नंबर है। ये यहाँ पे नोटेशन लिया है तो उसमें बता भी दिया है कि टी इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब जो हमारे लिए एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये हम लोग थ्रू आउट क्लास 11, 12 इवन इन योर हायर स्टडी वेन एवर यू विल स्टडी मैथमेटिक्स ना, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट है? इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब आप देखिए कि इंटरवल क्या है, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले थोड़ा सा इंटरवल के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि व्हाट इज़ इंटरवल। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंटरवल क्या है वो पहले आप समझ लीजिए कि इंटरवल होता क्या है। तो हम लोग इसको ना नंबर लाइन से स्टडी करते हैं। अब आप देखिए कि जो रेशनल नंबर है इसको आप फुल्ली नहीं बता सकते कि ये रियल लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है आपका? रियल लाइन। इसमें आप फुल्ली नहीं बता सकते कि किस पॉइंट पे रेशनल है, किस पॉइंट पे इरेशनल है। मान लीजिए आप कुछ पॉइंट पे बता सकते, 0 है 1 है। अब आप 0 और 1 के बीच में कहाँ रेशनल है कहाँ इरेशनल आप ये नहीं बता सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही डेंस है, ये लाइन बहुत ही डेंस है। आप ऑब्जर्व कीजिए कि 0 और 0.0000001 ये एक बहुत ही छोटा गैप है ना, बट इस छोटे गैप में भी इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर है। आप नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे रेशनल होगा कहाँ पे इरेशनल होगा, है ना, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको रैंडमली अगर रियल लाइन दे रहा हूँ और रियल लाइन दे के मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट मुझे बताओ कि ये पॉइंट क्या है, तो आप नहीं बता सकते ये पॉइंट क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बट स्टिल रेशनल नंबर जो है वो रेशनल और रियल लाइन में क्या अंतर है वो समझिए आप। क्यों हम इसको रियल लाइन बोलते हैं? रेशनल लाइन हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, रियल लाइन ही क्यों यूज़ करते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रियल लाइन क्या है? कंटिन्यूअस है, ये कहीं टूटा हुआ नहीं है। बट रेशनल नंबर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, रेशनल नंबर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है ना। दो रेशनल नंबर के बीच में हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर हो, तो आप नहीं बता सकते हैं कि, लेकिन ये रियल नंबर है ना, ये कंटिन्यूअस है। रियल लाइन जो है वो कंटिन्यूअस है, हर जगह रियल नंबर ही होगा, है ना। कितना छोटा भी आप गैप ले लीजिए, हर जगह क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। बट रेशनल नंबर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसके बीच में ब्रेकिंग हो सकती है। हो सकता है पहला रेशनल नंबर आया, उसके बाद इरेशनल नंबर आया हो, फिर रेशनल नंबर आया हो, है ना। तो हम नहीं बता सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है एकदम कंटिन्यूअस है, इसलिए रेशनल लाइन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जब भी वर्ड यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं? रियल लाइन। तो जो इंटरवल वर्ड है ये हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे? रियल नंबर के लिए। ध्यान रखिए, ये चीज़ हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे? रियल नंबर के लिए। हम लोग रेशनल नंबर के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इरेशनल के लिए नहीं यूज़ करेंगे। जो इंटरवल वर्ड है ये टोटली किससे कनेक्टेड होगा? ये इंटरवल वर्ड टोटली रियल नंबर से कनेक्टेड होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इंटरवल वर्ड जो है ना तो रेशनल से कनेक्टेड है, ना तो नेचुरल नंबर से, ना तो इंटीजर से,
ठीक है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ किससे कनेक्टेड है, रियल नंबर से। तो इंटरवल वर्ड को हम समझते हैं क्या है। अब जैसे देखिए ये रियल लाइन है, इसका कोई भी हम एक पार्ट ले लें, ये जैसे पार्ट ले लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 1 और 2 ले लेते हैं। अब 1 और 2 को इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए 1 और 2 को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवल। तो आप देखिए इस स्पेस के अंदर रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा, ठीक है। आप 1 को भी ले लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, और 2 को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो ये जो स्पेस कहलाएगा, ये स्पेस क्या कहलाएगा, इंटरवल। सो ऑब्वियसली व्हाट कैन वी से, इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, तभी तो जो टॉपिक का नाम था इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, है ना। सो अब आप जैसे देखिए इसी को अगर हम लिख रहे हैं 1 से लेकर 2 तक के सारे रियल नंबर, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है ये हमारा क्या है, इंटरवल है। तो इंटरवल को अब आप डिफाइन कैसे करेंगे, इंटरवल को आप डिफाइन कैसे करेंगे, इंटरवल को हम डिफाइन करेंगे ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन ए एंड ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी एंड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। जो ए और बी है वो बराबर नहीं है। तो इस तरह के कोई भी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के कोई भी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवल। देखिए आपके बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है ये, ठीक है। ऑल एक्स सच दैट, देखिए ए एंड बी आर रियल नंबर, ए एंड बी आर रियल नंबर, ए इज नॉट लेस देन बी, है ना। देन सेट ऑफ रियल नंबर वाई सच दैट वाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी इज कॉल्ड एज इंटरवल। यहाँ पे ओपन वर्ड अभी भूल जाइए, ओपन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इज कॉल्ड एज इंटरवल, ठीक है। इंटरवल किसको कहेंगे वो समझ में आया। अब इंटरवल में बहुत सारा डेफिनेशन आ सकता है, इंटरवल का आप डेफिनेशन बहुत तरीके से दे सकते हैं। जैसे देखिए क्या क्या दे सकते हैं इंटरवल का डेफिनेशन, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ये भी इंटरवल है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, ये भी इंटरवल है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, ये भी एक इंटरवल है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, ये भी एक इंटरवल है। जो तो आपका जो इंटरवल है वो इसी 4 टाइप का हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। क्या, या तो एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, या तो एक एंड पॉइंट इंक्लूडेड है दूसरा इंक्लूडेड नहीं है, दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, या फिर पहला एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूडेड है ना। सो अब आप देखिए जैसे मैं इसको डायग्राम से अगर दिखा दूँ, तो मान लीजिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पे है, तो हम बोल रहे हैं कि सारे रियल नंबर ए और बी के बीच में, सारे रियल नंबर जो ए और बी के बीच में है। तो अब आप देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए को ना लें बी को ना लें, उसके बीच के सारे रियल नंबर को लें। दूसरा, ए को इंक्लूड करें बी को इंक्लूड ना करें बट उसके बीच के सारे रियल नंबर को इंक्लूड करें। तीसरा, ए को भी इंक्लूड करें बी को भी इंक्लूड करें और उसके बीच के सारे रियल नंबर को इंक्लूड करें। और चौथा, ए को ना इंक्लूड करें बी को इंक्लूड करें और उसके बीच के जितने भी रियल नंबर हैं उन सबको इंक्लूड कर दें। ये इंटरवल जो है इसी 4 टाइप का हो सकता है, इसके अलावा और इंटरवल किसी टाइप का नहीं हो सकता है। आगे चलकर हम लोग इसका नाम देखेंगे, बट राइट नाउ वी कैन से व्हाट इज इंटरवल। आप इंटरवल का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, विद कंडीशन ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी बराबर हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, जस्ट सी, ए और बी अगर बराबर हो जाएगा तो ये दोनों जो है एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरवल कभी भी एक पॉइंट नहीं हो सकता है, इंटरवल हमेशा एक रीजन होगा और ये रीजन हमेशा 2 रियल नंबर के बीच का होगा। देखिए ये रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एन इंटरवल। नाउ इट डिपेंड वेदर यू आर एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री और इंक्लूडिंग द बाउंड्री, और वेदर यू आर एक्सक्लूडिंग वन बाउंड्री और वेदर यू आर इंक्लूडिंग वन बाउंड्री, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन इंटरवल इन दिस 4 फॉर्म। ओके, अब इंटरवल को हम चलिए आगे चलकर अब हम नाम दे देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे
मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, अगर इसको रियल लाइन पे दिखाएंगे तो इसका क्या मतलब है, यानी कि हम वो सारे रियल नंबर ले रहे हैं जो 1 और 2 के बीच में है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं 1 और 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब जैसे 1 और 2 को इंक्लूड करेंगे ना तो हम इसको डार्क सर्कल से दिखाएंगे। ये मैथ्स में एक कॉमन सा नोटेशन है, जिस पॉइंट को अगर आप इंक्लूड करते हैं उसको आप एक डार्क सर्कल से दिखाएंगे, यानी कि ऑल दोज रियल नंबर इंक्लूडिंग 1 and 2 एंड विच इज इन बिटवीन 1 and 2 ऑल्सो। ठीक है, इस तरह के इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह के इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्यों, इसका जो दरवाजा है वो बंद है, दोनों दरवाजा बंद है ना। 1 भी एक एंड पॉइंट है, 2 भी एक एंड पॉइंट है, तो दोनों तरीके से हम 1 और 2 को ले लिए हैं, तो इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। सो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अब देखिए ये तो ऐसे लिखा गया है ना, इंटरवल को हम कैसे, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं। अगर क्लोज्ड इंटरवल है यानी कि जब आपका बाउंड्री इंक्लूडेड है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1, 2। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम 1, 2। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे लिखा हुआ है सेट में, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2 एंड 1 and 2 बोथ आर इंक्लूडेड। जब ये स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देने का मतलब क्या है, जो एंड वाला पॉइंट है वो इंक्लूडेड है, यानी इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, इसी तरह इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या देखते हैं, यहाँ पे जब एंड पॉइंट इंक्लूडेड था। ठीक है, इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। यानी यहाँ पे एक ही एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। इसका मतलब अगर इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, 1 इंक्लूडेड है तो 1 डार्क सर्कल से, और जो एक्सक्लूडेड होता है ना उसको हम लोग ओपन सर्कल, यानी सर्कल को कलर नहीं करेंगे। इसका मतलब 2 हमने इंक्लूड नहीं किया है, बट इसके बीच के सारे रियल नंबर हमने लिए हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 2 बट एक्सक्लूडिंग 2। ठीक है, इस तरह के इंटरवल को हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, कोई भी नाम दे सकते हैं। क्यों, एक तरफ से ये ओपन है एक तरफ से क्लोज है, तो इस तरह के इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो जिधर क्लोज होता है उधर तो हमको पता है कि कौन सा ब्रैकेट देंगे। अब इसको अगर इंटरवल फॉर्म में हमको लिखना रहे, यहाँ 1 दे देते हैं, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो इसको अगर हमको इंटरवल फॉर्म में लिखना रहेगा तो जिधर क्लोज होता है उधर स्क्वायर ब्रैकेट, और जिधर ओपन होता है ना उधर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये जो नोटेशन है, ये जो नोटेशन, इसका मतलब जिधर स्मॉल ब्रैकेट है ना उधर जो है उधर वाला पॉइंट हमने इंक्लूड नहीं किया है, जिधर स्क्वायर ब्रैकेट है उधर वाला पॉइंट इंक्लूड किया है, और इसके बीच के सारे नंबर 1 और 2 के बीच के सारे नंबर हैं इसके अंदर। ठीक है, सो सारे रियल नंबर जो 1 से स्टार्ट हैं, 1 को लेकर 2 तक गए हैं, बट 2 को हमने नहीं लिया है। ठीक है, तो इंटरवल का मतलब समझ में आ रहा है, और इंटरवल को कैसे डिनोट करेंगे ये भी समझ में आ रहा है। एक तीसरा फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं, x such that x belongs to real number and x is greater than 1 less than or equal to 2। ये भी जो है आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है। सेमी ओपन क्योंकि एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज्ड है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, अगर इसको नंबर लाइन पे हम दिखाएं तो 1 से स्टार्ट हुआ है 2 तक गया है, बट इसमें जो 1 है वो इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल, 2 एक्सक्लूडेड है तो सिंपली सर्कल, और इसके बीच के सारे रियल नंबर। इसका मतलब यही है। तो इसको हम लोग कैसे इंटरवल फॉर्म में दिखाते हैं, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है सेट का, इसी को हम लोग इंटरवल में कैसे दिखा सकते हैं। 1 ओपन है तो 1 के साइड स्मॉल ब्रैकेट, 2 क्लोज्ड है सो 2 के साइड स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है सारे रियल नंबर जो 1 से स्टार्ट हैं बट 1 को नहीं लिया है हमने, 1 से स्टार्ट हुआ है चलता जा रहा है, कहाँ तक गया है 2 तक, और 2 को भी हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब 4th टाइप के इंटरवल पे आते हैं जिसमें दोनों पॉइंट हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ठीक है, तो इस तरह के इंटरवल को हम इसका नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंटेशन देंगे तो कैसे देंगे, ना तो हमने 1 को लिया है ना तो हमने 2 को लिया है, तो दोनों ओपन सर्कल, बट इसके बीच के सारे रियल लाइन हमने लिए हैं, इसके बीच के सारे नंबर लिए हैं हमने, है ना। तो इसका मतलब यही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, दोनों तरफ से ये ओपन है।
क्योंकि हमने 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किया है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, 1 और 2, 1 के साइड भी स्मॉल ब्रैकेट और 2 के साइड भी स्मॉल ब्रैकेट, ये है ओपन इंटरवल का नोटेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चारों इंटरवल आपको समझ में आ गए होंगे। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल और देकर समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर मैंने लिखा 3,5 ऐसे लिखा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सारे रियल नंबर जो 3 और 5 के बीच में है, बट 3 हमने नहीं लिया है, बट 3 के बाद के सारे रियल नंबर हमने लिए हैं और 5 को लेकिन हमने लिया है, यानी कि सारे रियल नंबर जो 3 से स्टार्ट हैं बट 3 को हमने नहीं इंक्लूड किया है, 5 तक लिया है, वो सारे रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर हैं इसके बीच के। इसका मतलब यही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, जो लेफ्ट साइड में होता है वो स्मॉल होता है हमेशा, 3 इज लेस देन 5, हमने देखा है A इज हमेशा लेस देन B। ठीक है, जो लेफ्ट साइड होता है वो छोटा होता है और राइट साइड जो नंबर लिखेंगे वो बड़ा नंबर होगा, और ये हमेशा बाउंड्री वाला पॉइंट लिखेंगे, हम बीच वाला पॉइंट नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसी में ना, इसी को अगर ऐसे करते हैं 4,5, तो ये छोटा इंटरवल हो जाएगा। इसका मतलब ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 4 से, बट 4 को हमने नहीं लिया है, इसके बीच के सारे नंबर लिए हैं और कहाँ तक हम लेके गए इसको, 5 तक, लेकिन 5 को भी इसमें हमने क्या किया, इंक्लूड किया है। ठीक है, इस इंटरवल का मतलब ये हो गया। तो हमेशा जो इंटरवल में जो ये दोनों नंबर होता है, ये बाउंड्री वाला नंबर होता है। अब ये आपको देखना होगा इंटरवल में आपका जो बाउंड्री वाला नंबर है वो एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके बुक में ये सारे इंटरवल का नोटेशन दिया हुआ है। देखिए ओपन इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी यहाँ लिखा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, जो इंटरवल है वो आपका हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, इंटरवल जो होता है वो हमेशा आपके रियल नंबर के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा हम किसी भी नंबर के लिए इसका यूज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे अभी और भी कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसेट और नॉट सबसेट से रिलेटेड है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 6 नंबर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 1, 2, 6 ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके।